पेपर का एनालिस के लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं कोल इंडिया एमटी फाइनेंस का, जिसका अभी रिसेंटली पेपर 29 मार्च को हुआ है। और इस पेपर पैटर्न को पूरा अपन एनालिस करेंगे कि किस तरीके से जो कोल इंडिया में है वो पेपर पूछा गया था। काफ़ी बड़ी वैकेंसी मानी जाती है कि सीए या सीएमए के हिसाब से अगर पीएसयू में अगर मैं देखूं तो कोल इंडिया ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार ज़रूर थोड़ा सा वैकेंसी जो है वो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर्स के मुकाबले कम हुई है, लेकिन फिर भी जो भी वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मैं तो ये कहूँगा। और डायरेक्ट E3 लेवल पे, E2 आपका 1 ईयर का है, उसके बाद में 1 साल के बाद में आपको E3 पे पोस्ट किया जाएगा, यानी 60,000 आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। और ग्रोस सैलरी जो है वो लगभग 1,20,000 के अराउंड जो है वो बनेगी। उसके अलावा 4-5 लाख रुपए का PRP आपको हर साल मिलेगा। तो इसी चीज़ों को बेसिस में रखते हुए मैंने बताया था कि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्रेशर है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पैकेज स्टार्टिंग में जो कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं मिल पाता है आजकल, तो क्योंकि इतने ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट और पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होने लग गए हैं, तो कंपनियों का जो पैकेज भी है वो भी गिर गया है, और जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं का ही पैकेज जो है वो 25 के अबोव जा पाता है। जबकि इस वाली वैकेंसी में आप देखोगे तो आपका जो CTC है लगभग 18 लाख के अबोव जाएगा अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ये पेपर जो मैंने बताया था उसी पैटर्न पे बेसिस पे रहा है। थोड़ा सा जो है इसमें एक सब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा ही वेटेज दिया गया है, उसका अपन पूरा पेपर देखेंगे। मैंने मैं नवरात्रि वगैरह की वजह से बिजी था, तो इस वजह से पेपर को एनालिस नहीं कर पाया था। मेरे पास पेपर तो 29 मार्च को ही आ गया था, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था। तो पहले अगर अपन बात करें कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या है, तो जैसा कि आपको इसने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था कि भैया 100 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर से पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज पेपर से पूछे जाएंगे, यानी हमारी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, तो 200 जो क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के रहेंगे। इसी के साथ ही इसमें जो सबसे खास बात है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। इसी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा इस बार फेरबदल किया है कोल इंडिया ने, जब मैं 2019 वाला जो पेपर है उसमें सेलेक्ट हुआ था, उससे पहले वाले 17 वाले में जब सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पर इंटरव्यू था, 10 मार्क्स का इंटरव्यू वेटेज था। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटीज थी जो मुझे लगा। बाकी इस बार इन्होंने वो इंटरव्यू भी हटा दिया है, तो टोटली जो पूरा वेटेज है वो आपका रिटर्न का है। वैकेंसीज की अगर एक बार मैं नज़र डालूं तो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 22 वैकेंसी है, EWS में 5 वैकेंसी है, SC में ओपन कैटेगरी से 8 है, और जो बैकलॉग है उसकी 2 है। तो ऐसे मिलाकर SC की जो टोटल है वो 10 वैकेंट 10 सीट है। इसके बाद जो है वो ST में 5 जो है वो नॉर्मल वैकेंसी है, 40 जो है वो बैकलॉग की है। ऐसे करके टोटल जो ST कैटेगरी में है टोटल 45 सीट है। OBC में 16 है, 5 बैकलॉग की है, तो टोटल मिला के 21 है। अगर मैं टोटल सारी कैटेगरी की वैकेंसीज की बात करूँ तो 103 वैकेंसी है, 103, जो कि अपने आप में बहुत ही लार्जेस्ट वैकेंसी है। पेपर एनालिस करने के बाद में मैंने जो पाया, जो मुझे अकॉर्डिंगली लगता है कि एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहाँ किस क्वेश्चन में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, उसी के बेसिस पे मैंने ये टेबल ड्रॉ की है पूरे पेपर को एनालिस करने के बाद में। और जो सरप्राइजिंग जो डाटा है आपके सामने, जो टेबल आप देख रहे हो कि अकाउंट सब्जेक्ट से टोटल 100 में से 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं अगर दोनों को मिला दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी एकेडमिक में हम पढ़ते हैं, 11-12 CPT वगैरह में पढ़ते हैं, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हम CA इंटर में पढ़ते हैं और CA फाइनल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से टोटल मिला के 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी है, मतलब उनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर थोड़ा बहुत भी उसने स्टडी किया है, थोड़ा बहुत भी उसको रिमाइंड है अपनी CA स्टडीज या CMA स्टडीज को। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। 5 क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि इसमें डिफिकल्टी फील हो सकती है, या बाउंस क्वेश्चन बोल सकते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए था। ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट के टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 में से 5 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे। और आप इसमें भी ऑडिट में आप देखोगे वही कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी मैंने जस्ट पहले, इससे पहले जो पेपर रिव्यू किया था पावर ग्रिड का किया था, तो वहाँ पर FM का वेटेज बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर अकाउंट्स का वेटेज ज़्यादा है। तो FM में 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्टी लेवल पे हैं, यानी आपको उनको छोड़ देना चाहिए था 2 क्वेश्चन को।
कॉस्ट अकाउंटिंग की या कॉस्टिंग की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल कम। 5 में से 3 क्वेश्चन इजी थे, 2 मॉडरेट लेवल के थे, यानी कॉस्टिंग का वेटेज अगर आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो यूपीएससी एडी कोस्ट में ही मिलेगा। उसके अलावा कोस्टिंग के कभी भी मैंने इतने पेपर दिए हैं, इतना सारा एनालिस किया है, लेकिन 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछे गए हैं। एक यूपीएससी एडी कोस्ट का है जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 70%। कंपनी लॉ की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन ईजी थे, एक थोड़ा टफ मॉडरेट था। ग्रेजुएटी एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक ईजी था, एक मॉडरेट था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक ईजी और एक मॉडरेट था। पार्टनरशिप एक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया, वो ईजी था। यानी इन तीनों एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए, ग्रेजुएटिव, नेगोशिएबल और पार्टनरशिप से। इसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 7 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी फील हो सकती है आपको। जीएसटी के टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 3 जीएसटी एंड कस्टम में से 5 थे, 5 में से 3 आपको ईजी लेवल पे थे, 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल पे हैं। ये मेरा प्रोफेशनल लेवल यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके बाद में आता है जनरल लेवल। जनरल में पहला पोर्शन था हमारा जीके का, जनरल अवेयरनेस का या जनरल नॉलेज का, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन थे। 25 में से 12 क्वेश्चन जो मुझे लगा इजी है, 8 क्वेश्चन ऐसा है जो मॉडरेट है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्टी है, बाउंस बैक क्वेश्चन है। मैथ के 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 क्वेश्चन जो है वो इजी थे, 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे, 5 जो है वो डिफिकल्टी लेवल पे थे। इंग्लिश के भी 25 में से 10 क्वेश्चन इजी थे, 10 मॉडरेट थे और 5 जो है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थे। रीजनिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के 25 में से 22 क्वेश्चन इजी थे। मैंने जब आपको पहले भी प्लानिंग पेपर का जब बताया था, उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि आप रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो जनरल पेपर में, क्योंकि जीके का भरोसा नहीं है और इंग्लिश का भरोसा नहीं है। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, जबकि मैथ एक बार फिर भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक लेवल पे। 3 क्वेश्चन रीजनिंग में मुझे लगा थोड़ा मॉडरेट लेवल पे थे। अगर मैं टोटल पूरे पेपर की बात करूँ तो 200 क्वेश्चन में से 124 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी हैं, जो मेरे लेवल पे हैं। 54 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो मॉडरेट थे और 22 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि टफ लेवल पे थे। ठीक है, बात करते हैं। मुझे जो लगता है इस बार जो कट ऑफ है वो नो नेगेटिव के चक्कर में काफ़ी बच्चे क्या होता है कि जल्दीबाजी में कुछ आंसर्स बहुत गलत कर देते हैं, और जो मेरा सर्वे है, पोल है, उसके अनुसार भी जो मेरी बात हुई है उसके हिसाब से इस बार जनरल की कट ऑफ 135 से 140 के बीच में रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ 130 से 135 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125 से 130 के बीच में रहेगी। एससी कैटेगरी की 110 से 115 के बीच में रहेगी। एसटी कैटेगरी की 90 से 95 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये जस्ट मेरा अनुमान है, बाकी तो एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। इसमें हो सकता है 5 नंबर कम हो, 5 नंबर ज़्यादा हो, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी जब तक कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार के कंपेरेटिव में पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, और जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको अटेम्प्ट करने में काफ़ी दिक्कत आई है। पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो हम जाहिर सी बात है कि अपन गलती कर ही देते हैं। ठीक है, कुछ जनरल पेपर की वजह से भी हो सकता है कट ऑफ डाउन होने का, कुछ जो है वो प्रोफेशनल लेवल में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। तो ये कंप्लीट मेरी तरफ से पेपर का रिव्यू था जो पेंडिंग था कोल इंडिया का। आप अब इसके रिजल्ट के बारे में चिंता न करिए, रिजल्ट जब आ जाएगा आप अगले टारगेट पे रहें। और मैं आपसे अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा, आपके सामने कोई एग्जाम है या नहीं है, आपने फॉर्म भर रखा है या नहीं भर रखा है, लेकिन जो आपने पावर ग्रिड और कोल इंडिया के लिए जो प्रिपरेशन की है उसको डेली 1 घंटा जरूर दीजिए, 1 घंटा जरूर पढ़िए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना ही है, तो ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसी आएगी तो ही पढ़ना स्टार्ट करें। आप अभी से ही 1 घंटा रोजाना जो है वो कोई से भी सब्जेक्ट लेके बैठो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीके पढ़ो, आप इनकम टैक्स भी पढ़ सकते हैं, जीएसटी भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो रही है पढ़ो, लेकिन 1 घंटा जरूर निकालिए, तो ही आपकी ये स्टडी कंटिन्यू रह पाएगी, और तो ही आप जो है आने वाले एग्जाम में बिना किसी आपके हिचक के आपका इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मेरा सब पढ़ा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी एग्जाम आए। और एक नहीं 5-5 सिलेक्शन होंगी, ये मेरा वादा है। अगर आप डेली 1 घंटा अगर आप निकालते हैं तो आप मान के चलिए आपको खुद को सरप्राइज होगा कि यार इतने सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं। और पढ़ाई जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा आज नहीं तो कल काम आएगी, कल नहीं तो परसों काम आएगी, लेकिन काम जरूर आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए।